हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए कुछ इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्नों का रिवीजन करते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। देखिए, एक परिपथ बना है और इसमें ये जो प्रतिरोध R है इसका मान ज्ञात करना है। कितने ओम का है? ये संतुलित व्हाइट स्टोन ब्रिज है, व्हाइट स्टोन सेतु है। इसको हमने बिल्कुल इसकी ओरिजिनल फॉर्म में नीचे बना लिया है और हमें इस R की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि व्हाइट स्टोन सेतु के संतुलित होने की कंडीशन P/Q बराबर R/S है। P/Q R/S। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम Q मान लेते हैं कुछ देर के लिए। हमने इसको Q मान लिया है। क्लियर? P की वैल्यू 6 ओम, R की वैल्यू 3 ओम और S की वैल्यू 5 ओम, 1.5 ओम है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखते हैं। P के लिए 6, Q का भी हमें पता नहीं, R की वैल्यू है 3, R का मान 3 और S का 1.5, या हम इसको लिख सकते हैं Q/6 बराबर 1.5/3 या Q बराबर 6 गुना 1.5/3, 3 दूनी 6 और 1.5 दूनी 3, यानी Q का जो मान आया है वो आया 3 ओम। क्लियर बच्चों? इस कॉम्बिनेशन का जो मान है वो Q है और Q की जो वैल्यू है वो निकल कर आई है 3 ओम। यहां आप देख रहे होंगे 15 ओम और R ये दोनों समांतर क्रम में है। 15 ओम तथा R ओम समांतर क्रम में, और इनका परिणामी है Q। समांतर क्रम में है और इनका परिणामी है Q, तो परिणामी Q यानी 1/Q बराबर 1/15 और 1/R। 1/Q बराबर 1/15 प्लस 1/R। 1/Q की वैल्यू आपको पता है 3, ये है 1/15 और ये 1/R। 1/R या 1/R बराबर 1/3 माइनस 1/15, लघुत्तम 15, 5 माइनस 1, 1/R और R बराबर 1/R बराबर ये हो गया 4/15 और R बराबर हो जाता है 15/4। और जब 4 से आप इसे भाग देंगे, 4 तिया 12 बचे 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। R का मान निकल कर आता है 3.75 ओम। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे, फिर अगली प्रॉब्लम करते हैं, अगली समस्या को सोल्व करते हैं। चलो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगली प्रॉब्लम एक चित्र है और इसमें I1 तथा I2 के मान ज्ञात करने हैं, साथ ही B और D के विभव भी ज्ञात करने हैं। B और D के विभव भी ज्ञात करने हैं। 2/4 P/Q और R/S संतुलित व्हाइट स्टोन ब्रिज है, संतुलित व्हाइट स्टोन सेतु है। क्यों? क्योंकि इस भुजाओं का और इन भुजाओं का रेशो अनुपात बराबर है। जब ऐसा हो कि दोनों भुजाओं का अनुपात यानी P/Q बराबर R/S का मान बराबर हो तो ब्रिज संतुलित होता है। चलिए, यहां इस सेल से करंट चली, ऐसे गई, यहां पहुंची, कुछ इधर गई कुछ इधर गई और ऐसे 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 घूम फिर के फिर वापस यहां पहुंच गई पॉइंट C पर।
यहाँ करंट है I1, यही करंट घूम के गई यहां से, तो इसमें भी I1 है। इसका मतलब ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। जब प्रतिरोधों में धाराएं एक समान होती हैं तो वे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। चलिए, तो प्रतिरोध 2 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में है, तो इनके कुल प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं और दोनों को देते हैं जोड़। ये हो गया 6 ओम। R1 बराबर 6 ओम, R1 बराबर 6 ओम। अब ये प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है क्योंकि दोनों में करंट एक ही है। पुनः 3 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है, तो भाई इनके टोटल को हम R2 मान लेते हैं और कर देते हैं 3 + 6 बराबर 9 ओम। क्लियर भाई? ये ऊपर वाली ब्रांच, ऊपर वाली भाग का कुल प्रतिरोध हो गया है 6 और नीचे वाले का हो गया है 9, और ये दोनों है समांतर क्रम में क्योंकि इनमें करंट अलग अलग है। ऊपर करंट है I1 और नीचे करंट है I2। R1 तथा R2 कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जोड़ दिया इनको, इनके कुल प्रतिरोध को मान लेते हैं 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2। सीधा फॉर्मूला भी लगा देते हैं वैसे, इसका अगर एलसीएम ले लेंगे आप, ये क्या होगा? R1 R2 और R1 प्लस R2 1/R, और R बराबर हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 6, R2 की 9, 6 + 9 कितना हो गया भाई? 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54 बटे 6 और 9 15, 15 से इसको डिवाइड करें, 15 × 3 = 45, 9 बच गए, 15 × 6 = 90। इन सभी भुजाओं का कुल प्रतिरोध 3.6 ओम। लेकिन एक प्रतिरोध और है, ये रहा, ये भाई साहब यहाँ है 0.4 ओम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध इसको R3 नाम देते हैं, इसको R3 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 R3, और कुल को R कह दिया, तो R3 प्लस स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो वहां दिखाया कितना? 0.4, और R3 की वैल्यू है 3.6 प्लस 0.4, और ये हो जाता है 4 ओम। इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध 4 ओम। कुल वोल्टेज 6 ओम, तो कुल धारा निकल जाएगी। अतः परिपथ की कुल धारा, कौन सा नियम लगाएंगे? एक ही नियम है इसके लिए, V बराबर IR, इसे कहते हैं ओम का नियम। वोल्टेज है 6 वोल्ट, करंट का पता नहीं और R का पता है 4 ओम, या I बराबर 6/4, और 4 से जब 6 को आप डिवाइड करेंगे, 4 × 4 कितने बचे? 2 और 4 × 5 = 20, इतना एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर नेट करंट, जो यहां से चली नेट करंट इतनी। क्लियर? तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2। ये भी किरचॉफ का नियम है पहला, किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। धाराएं कितनी गई? I1 और I2, इनका योग इसके बराबर होगा I के। इसके लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यूज करेंगे इसका यूज करेंगे। हमें I1 और I2 के मान निकालने हैं। I तो निकाल ली, इसके लिए हम यूज करेंगे इसमें से एक कोई सर्किट, एक कोई बंद पाश, ए बी डी ए लगा देते हैं। ए बी डी, बंद पाश ए बी टी की बात करेंगे। बंद पाश ए बी डी ए में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम किधर से चले भाई? हम कैसे यूज करते हैं किरचॉफ के नियम को? यहां से चले आप करंट की डायरेक्शन में, धारा की डायरेक्शन में। रास्ते में कौन आ गया? दोम, तो 2I1। ठीक, चले 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 यहां कुछ है नहीं, ऐसे यहां धारा की उल्टी दिशा में चल रहे। अब उल्टी दिशा में चल रहे तो अब धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है यानी विभवांतर है वो नेगेटिव होगा, माइनस का। माइनस का साइन 3 है और इसमें करंट है I2, 3I2 बराबर कोई सेल नहीं है इस लूप में, कोई सेल नहीं है इस पाश में, कोई सेल नहीं है, तो बराबर 0। या 2I1 बराबर 3I2 और I1 बराबर 3/2 I2, और 3/2 का मतलब डेढ़ यानी 1.5। I1 बराबर 1.5 I2। I1 का मतलब 1.5 I2 समीकरण 1 में रख देंगे। उस I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर रख दो भाई। I का मान तो पहले से ही पता आपको। कहां पता? अरे भाई ये रहा 1.5, यहां लिख दिया। I1 को क्या लिखा है? 1.5 I2 के बराबर है और प्लस I2 है। 1.5 I2 और 1 कितने होंगे? 2.5 यानी 2.5, 2.5 I2 या I2 बराबर 1.5 बटे 2.5। 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। 5 तिया 15 और 2 पंजे 5 पंजे 25। I2 बराबर आपके पास आ गया 3/5। 3/5 भाग देंगे इसे 0.06 एम्पियर। कितनी आया? 0.6 एम्पियर। क्लियर? अब आपको I2 का भी पता है और I का भी पता, तो I1 निकल जाएगी। पुनः प्रयोग करेंगे समीकरण 1 का। पुनः समीकरण 1 से और समीकरण 1 में I की जगह 1.5, I1 का पता नहीं और I2 का आपको पता है 0.6। 0.6 को इधर ले आओ, 1.5 माइनस 0.6, I1 और कितना बचा? 0.9 बच गया भाई। और I1 बराबर 0.9 एम्पियर। बात समझ में आई कि नहीं? नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लें इसे, फिर आगे करते हैं। नोट कर लें। करंट तो हमने ली है निकाल, I1 और I2। अब निकालना है इसका विभव और इसका विभव। चलो निकालें। कैसे भाई? ये जो पॉइंट C है ये तो पृथ्वी से जुड़ा भाई, अर्थिंग दे दी इसको, अर्थिंग दे दी। देखो जिस पॉइंट से
अर्थ कनेक्ट होती है, अर्थिंग दी होती है, जहां उसका जो विभव होता है, उस बिंदु का विभव होता है 0, वो बिंदु 0 विभव पर होता है। क्लियर? तो बी और सी के बीच विभवांतर कितना हुआ? V इक्वल्स टू आई आर के अनुसार विभवांतर, करंट और प्रतिरोध। विभवांतर V और C के बीच, V और C के बीच कितना हुआ? B और C के बीच VB माइनस VC, इसका विभव VB, इसका VC, बराबर इस हिस्से में करंट कितनी है? करंट है I1। I1 का मान कितना था? कितना निकाला था हमने I1 का मान भाई? कितना? I1 का मान 0.9 निकाला था हमने एम्पियर। और इसका प्रतिरोध कितना है इस ब्रांच का, इस हिस्से का? 4। ठीक, कितनी हुई कैलकुलेशन? 9 चौक 36, 3.6। VC है 0, अभी बताया था मैंने क्यों 0 है, अर्थिंग दी हुई है उसको। तो भाई VB आपके पास आ गया इतने वोल्ट, 3.6 वोल्ट। अब इसकी बात करते हैं, दूसरी ब्रांच की बात करते हैं। ये भी तो पूछा है, कौन सा? बी का और डी का विभव, डी और सी के बीच भी है रिलेशन, V इक्वल्स टू आई आर के अनुसार। डी का विभव होगा VD और विभवांतर VD और C के बीच विभवांतर VD माइनस VC, और किसके बराबर? करंट है I2 और प्रतिरोध R। VD माइनस VC बराबर I2, करंट कितनी थी? 0.6, और प्रतिरोध कितना है भाई? 6। कितना आया? वही 3.6, और VC है 0, VC है 0, तो VD बराबर क्या हो गया बच्चों? 3.6 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि D और B जो बिंदु है, इन दोनों के विभव बराबर हैं। इन दोनों के विभव बराबर हैं, तभी तो इसमें कोई करंट नहीं आई, इसमें कोई धारा, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं आई, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में धारा तब आती जब इनके बीच विभव का अंतर होता। किसी भी परिपथ में करंट जब भी फ्लो होती है, धारा तभी बहती है जब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। एक हाई होगा, एक लो होगा, लेकिन यहाँ बराबर है, इसलिए कोई करंट नहीं। क्लियर बच्चों? इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अगली प्रॉब्लम करेंगे। फिर प्रकाश की कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। यदि लाल तथा बैंगनी रंगों के प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां FR और FE है, तो इनमें से किसका मान अधिक होगा? कैसे ज्ञात करेंगे इनमें से किसका मान अधिक होगा भाई? अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरियां भी अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक, किसी लेंस की फोकस दूरी 1/f सीधा सीधा निर्भर करती है उसके अपवर्तनांक पर। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये नियत होती है इसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2, इसलिए हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया है। तो इस सूत्र से सीधा सीधा पता लग रहा है कि अपवर्तनांक पर निर्भर करती है फोकस दूरी, और अपवर्तनांक का संबंध तरंग दैर्ध्य से होता। चूंकि तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती अपॉन अपवर्तनांक। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ऐसे बदलती है। कैसे बदलती है भाई? घट जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य घट जाती है, और कितनी घट जाती है? जितना उस माध्यम का अपवर्तनांक है। ये वायु में तरंग दैर्ध्य थी,
ये जब वायु से किसी माध्यम में गई तब तरंग दैर्ध्य, और लैम्डा बटे एन, एन है अपवर्तनांक। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम अनुक्रमानुपाती 1/n या व्युत्क्रमानुपाती n। यानी अगर किसी का अपवर्तनांक ज्यादा है किसी प्रकाश का तो उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होगी, उल्टा रिलेशन है। जबकि ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो फोकस दूरी कम होगी। बिल्कुल सेम। तो इससे हम इन दोनों फॉर्मूलों की तुलना करने पर हम ये लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बात समझ में आई? लैम्डा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य इनमें से जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य ऐसे बढ़ती है भाई, विबग्योर, सबसे कम बैंगनी और सबसे ज्यादा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? सबसे कम बैंगनी की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी की है तो फोकस दूरी भी कम होगी, समझ रहे? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य आर की है, कितनी होती है इसकी? 7800 एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है लाल रंग की, सबसे कम है तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की। तो सबसे ज्यादा फोकस दूरी किसकी होगी? लाल रंग की। सो एफ वी लेस देन एफ आर, एफ वी का मान एफ आर से कम होगा, या ये कह सकते हैं एफ आर का मान एफ वी से ज्यादा होगा। और अगर ये दो रंग ना पूछे तो किनारे वाले पूछ लिए हैं, मान लो इसमें पूछ लिया, नीले और हरे में किसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी? देख के बता सकते हो? अरे बताओ, हरे रंग की, क्योंकि हरे रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। क्लियर बच्चों? चलो अगले प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। एक प्रिज्म का कोणीय है, उसका अपवर्तनांक √2 है। यदि प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान 90 - a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है। दिया है सबसे पहले अपवर्तनांक n बराबर √2, फिर न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m 90 - a। पूछा क्या है? a पूछा है भाई। देखो प्रिज्म के माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 और साइन a बटे 2। ठीक है, इसमें वैल्यू रखते हैं n के लिए √2 और साइन डेल्टा m की वैल्यू क्या है? डेल्टा m की वैल्यू 90 अंश माइनस a, तो डेल्टा m की जगह 90 - a और एक प्लस में a भी है भाई, यहाँ a और बटे का 2 और साइन a/2 यानी a बटे 2। ये दोनों तो कट गए, एक प्लस का एक माइनस का है, तो बचा क्या? साइन 90 बटे 2 और साइन a बटे 2, ये हो गया साइन 45। साइन 45 डिग्री बटे साइन a/2, a/2 अंडर रूट साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, और ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे, ये तो निकालना हमें। इसको ले आए इधर, इसको ले जाएं उधर। साइन a/2 बराबर 1/√2 गुना 1/√2, √2 गुना √2 कितना हो गया? 2। चलो भाई 2, 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू है 1/2। साइन 30 सॉरी साइन
a/2 और इसको लिखेंगे साइन 30, साइन से साइन कैंसिल और ये हो गया है कैसे, a/2 बराबर 30 और a बराबर 2 गुना 30 और a बराबर 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? नोट करेंगे? अरे नोट करना चाहो तो कर लो, फिर अगली प्रॉब्लम करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निर्वात में 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल में इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? निर्वात में तरंग दैर्ध्य लैम्डा मान लेते हैं 6400 एंगस्ट्रॉम और जल में हमें निकालनी है। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANW 4/3 दिया है, इसको n मान लेते हैं NW। ठीक, अभी मैंने आपको कहा था जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य घट जाती है और उतनी घट जाती है जितनी कि उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर होगा लैम्डा अपॉन एन डब्ल्यू। लैम्डा कितनी? 6400 और एन डब्ल्यू 4/3 और ये हो गया 6400 गुना 3/4 और 4 से इसे काट करेंगे 1600 और भाई 1600 गुना 3 16 तिया 48 एक्स्ट्रा। घट गई कि नहीं? घट गई कि नहीं तरंग दैर्ध्य? निर्वात में 6400 थी और अब कितनी है? 48 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? दूसरी समस्या, दूसरा प्रॉब्लम। जब प्रकाश की एक किरण n अपवर्तनांक के एक माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा होता है। आपतन कोण का आधा, आपतन कोण का आधा यानी कि क्या कहता है प्रश्न में? अपवर्तन कोण R बराबर I/2, I/2 या क्या लिख सकते हैं इसको? I बराबर 2R, I बराबर 2R। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो हम स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम, अपवर्तन होगा तो स्नेल का नियम लगेगा। तो स्नेल के नियम अनुसार क्या है बच्चों स्नेल का नियम? n बराबर साइन I बटे साइन R और I बराबर है 2R। I बराबर 2R है तो 2R लिख देंगे भाई इसको और ये रहेगा साइन R एज इट इज। साइन 2 थीटा का एक सूत्र होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और भैया कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गए। तो साइन 2R की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2 साइन R इंटू कोस R और बटे साइन R। साइन R से साइन R कैंसिल। n बराबर 2 कोस R या n/2 बराबर कोस R, क्योंकि निकालना ही हमें R है, या कोस R बराबर n/2 या R बराबर कोस इनवर्स n/2 लीजिए। अपवर्तन कोण का मान निकल गया, R बराबर कोस इनवर्स n/2। अगर ये अपवर्तन कोण की जगह कह देता कि आपतन कोण बताओ, ऐसा भी तो पूछ सकता था ये, आपतन कोण बताओ। तो आपतन कोण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग?
फिर थोड़ा चेंज करना पड़ता। अब हमने इसे आर में कन्वर्ट किया था, आर में बदल दिया था, अब इसे हम आई में बदलते। कैसे कैसे बदलते देख लेंगे। यहां आई की जगह हमने लिख दिया था कितना, 2r। अब हम आर की जगह लिखते I/2, आर की जगह लिखते I/2। क्या समझे, समझे कि नहीं? लिख देते। आई बराबर हमने लिखा था 2r, और अगर ये आई पूछता तो फिर इसे पूरे को हम कहीं में चेंज कर देते, कहीं में चेंज करते। चलिए देखते हैं। n बराबर साइन आई को रहने दो एज इट इज, नीचे क्या लिखते, साइन I/2, साइन I/2, ठीक है। और यहां आई के लिए लिखेंगे, आई के लिए हम लोग क्या लिखें, आई के लिए चलो हम आई बराबर 2r लिख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, साइन I/2। और इसको क्या लिखा था अभी हमने इसको लिखा था 2 साइन r कोस r अपॉन साइन I/2। जहां जहां r है लिख दीजिए I/2, लिख देंगे भाई 2 साइन I/2 कोस I/2, और ये हो गया साइन I/2, ये कैंसिल। तो n/2 बराबर हो गया कोस I/2। या कोस I/2 बराबर n/2, या I/2 बराबर कोस इनवर्स n/2, कोस इनवर्स n/2, और या I बराबर 2 कोस इनवर्स n/2। बात कुछ समझ आई कि नहीं? नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, इसे नोट कर लीजिए। पीएन जंक्शन डायोड से संबंधित एक समस्या, एक न्यूमेरिकल, एक अंकित प्रश्न। 11 वोल्ट की एक बैटरी जिसके साथ 3 डायोड D1, D2 और D3 जुड़े हैं। यहां से कोई करंट चलेगी आई, ऐसे आई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई। मान लो ये I1 है, ये I2 है, और ये I3, और ऐसे होते हुए फिर ये अपने घर पहुंचेगी। ये होता है N और ये P, N P यानी पीएन जंक्शन, P और N। क्लियर? इनमें से ये जो डायोड D2 है, डायोड D2, डायोड D2 व्युत्क्रम अभिनत है, व्युत्क्रम अभिनत है। और व्युत्क्रम अभिनत जब कोई डायोड होता है तो वो धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध लगा देता है। धारा के मार्ग में जब अनंत प्रतिरोध लगा देगा तो फिर धारा बहेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है, इससे कोई करंट, इससे कोई धारा नहीं बहेगी। अतः I2 बराबर तो है 0। हमारा प्रश्न ये है कि सभी भागों से बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात कीजिए। I भी निकालना है, I2 भी निकालना, I1 भी निकालना, I3 भी निकालना। तो I2 की तो कैलकुलेशन हमने कर दी, 0 है। कुल धारा कितनी है परिपथ की? कुल धारा I, तो I को कह सकते हैं हम I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें से ये हो गया 0। कौन 0 हो गया? ये। तो आपका कुल धारा केवल बचती है I1 प्लस I3।
कुल धारा निकालने के लिए परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको चाहिए। कुल प्रतिरोध आपके पास है, जोड़ना पड़ेगा। पहले डायोड D1 और D3 का प्रतिरोध जोड़ेंगे। डायोड D1 तथा D3 समांतर क्रम में है भाई, समांतर क्रम में है। इसका प्रतिरोध है 150 ओम और इसका है 50 ओम। जब समांतर क्रम में होते हैं तो कुल प्रतिरोध, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या 150 गुना 50 अपॉन 150 प्लस 50। लघुत्तम लेके जब फॉर्मूला लेके आते हैं यही आएगा, R1 गुना R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसे हमने R1 मान लिया है। ये कितना हो गया, होगा भाई, जितना हो गया होगा, फिलहाल तो ऐसे ही लिख लो। ये कितना हो गया 200, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये कैंसिल, और ये हो गया 15 पंजे 75 बटे 2 ओम। इसका और इसका कुल प्रतिरोध, लेकिन एक प्रतिरोध और भी है अभी, ये भी जुड़ेगा। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ये प्रतिरोध इन दोनों के श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 प्लस 100 ओम। और R1 कितना है भाई, 75 बटे 2 प्लस 100। जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये हो गया 75 प्लस 200 बटे 2, यानी कि 275 बटे 2, 275 बटे 2 आपका कुल प्रतिरोध निकल के आया। ठीक, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध 275 बटे 2 निकल कर आया। ठीक है, चलिए अब कुल वोल्टेज कितना है, 11 वोल्ट। ओम नियम से ओम नियम लगा के कुल धारा निकालेंगे। ओम नियम है V इक्वल्स टू आई आर। कुल धारा I, कुल प्रतिरोध R, कुल वोल्टेज V। 11 बराबर I गुना 275 बटे 2, और I बराबर 11 गुना 2 बटे 275। 11 से 275 को जब आप काटेंगे तो ये आएगा 25। कितना आएगा, 25 आएगा। 25 की 11 बार गुना करो, 275 आता है। तो I बराबर हो गया 2 बटे 25 एम्पियर। कुल करंट इतनी है, कुल करंट इतनी है। I का मान पता, लेकिन I1 और I3 का नहीं पता, एक का किसी का निकालेंगे। ये एक बंद परिपथ है, बंद परिपथ या बंद पाश 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर ये है बंद पाश लगाएं। इसमें एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक वोल्टेज है। क्लियर। सपोज हम चले ए बी सी डी, मान लेते हैं इसको, ए से बी, सी से डी और डी से ए। इस तरफ करंट की डायरेक्शन में चले। सोम में कितनी धारा है, आई। यहां कुल टोटल धारा जाएगी आई जो यहां से निकली थी। ठीक, ऐसे आ रहे, ऐसे आ रहे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे। इसमें करंट कितनी है, I1। कितनी वोल्टेज लगी है, 11। I की वैल्यू पता है आपको, I की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, 2 बटे 25 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8
प्लस 150 I1 बराबर 11। इधर ले जाओ 150 I1 बराबर 11 माइनस 8, और 11 माइनस 8 कितने होते भाई? 3। 150 I1 बराबर 3 और I1 बराबर 3/150। इससे काटोगे तो आएगा 50। 1/50 I1 का मान, I1 का, I का भी पता आपको, I1 का पता, I3 निकाल लो, ये कोई समस्या नहीं है। तो I का कितना था? 2/25। I1 का आपने निकाला 1/50, तो I3 का निकल जाएगा भाई। ले आओ इधर 2/25 माइनस 1/50 बराबर I3, LCM 50, ये हो गया 4 माइनस 1 बराबर I3, 3/50 बराबर I3, या I3 बराबर 3/50 एम्पियर। इज दैट क्लियर? बात को समझ आई? जो उत्क्रम अभिनति में होगा डायोड, वो धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसलिए वो कोई धारा बहने नहीं देगा, इसलिए इस डायोड में कोई धारा होगी नहीं। अच्छा, इसी के साथ साथ एक प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, और चलिए ये नोट कर लिया हो तो इसको साफ कर दूं, मैं साफ कर रहा हूं इसे, यहां बताएंगे। अगर एक डायोड है आपके पास ऐसे, यहां ये है +10 वोल्ट, और यहां आपने कनेक्ट किया इसे अर्थ से, ये P और ये N। तो प्रश्न ये है कि ये बताना है कि ये डायोड अग्र अभिनत है या व्युत्क्रम अभिनत है। ये वोल्टेज कितनी है? 0। वो कितनी है? 10 वोल्ट। एक्चुअली प्लस माइनस कुछ नहीं होता, हाई और लो होता है। लो जो एंड होता है उसको कहते हैं नेगेटिव, और हाई को कहते हैं पॉजिटिव। ठीक, ये हाई है, आप हाई और लो ध्यान रखें, और ये है लो। तो हमने ये पढ़ा, जब नेगेटिव प्लेट N से जुड़ी होगी, पॉजिटिव प्लेट P से जुड़ी होगी, तो अग्र अभिनत होगा। लो वोल्टेज N से जुड़ी है, हाई P से जुड़ी है, तो अग्र अभिनत होगा, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ऐसा होता कि ये -1 होता, -10, अगर ये -10 होता तो ये उत्क्रम अभिनत होता, व्युत्क्रम अभिनत होता, व्युत्क्रम। क्यों? -10 0 से कम होता है। अब माइनस से कनेक्ट है P टाइप और पॉजिटिव से कनेक्ट है N टाइप। क्लियर बच्चों? और अगर ऐसा होता अगर ये होता -5 और ये होता +5, तो फिर अग्र अभिनत होता, क्योंकि ये फिर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। चलिए, इसी के साथ वीडियो को करते हैं समापन। आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।